बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद बुखारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीटीसीएल के दोस्तों को दोबारा मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि 10 जुलाई 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी तक बहुत सारे दोस्तों में उसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। ख़ास तौर पे वो पिटीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस की हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और बहुत सारे लोग उसकी नोयत को समझते नहीं हैं। आज मेरी ये ख्वाहिश थी और मैंने ये सोचा कि मैं जो याया अफरीदी साहब का जो फैसला है, उसका जो एंड पे पैरा 23 पे जो उन्होंने अपना खुलासा बयान किया है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ कि वो फैसला जो उन्होंने आखिर में खुलासा अपने फैसले का दिया है वो है क्या। तो उसको मैं आज इंटरप्रेट करता हूँ और दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैं उन पिटीशंस का भी हवाला दूंगा कि जो इस फैसले में हाई कोर्ट को वापस भेजी गई हैं, रिमांड बैक की गई हैं और हाई कोर्ट से कहा गया है कि वो इन पिटीशंस का को सुने और उन पिटिशनर्स के स्टेटस को डिटरमिन करें कि वो टीएनटी के ज़माने के भर्ती थे या उनका स्टेटस जो है वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे है जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत सिविल सर्वेंट वालों का है। तो आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो जो खुलासा है उनका वो अपने दोस्तों को उसके ऊपर रोशनी भी डालूंगा और वो पढ़ के भी सुनाऊंगा। तो वो मैं पढ़ता हूँ और मैं दोस्तों से कहूँगा कि इसे ज़रा गौर से समझें और इसको सुने। याया अफरीदी साहब ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जो खुलासा बयान किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी कंसीडर्ड ओपिनियन ये है कि वो मुलाजमीन जो टीएनटी से ट्रांसफ़र होकर पीटीसी में आए और इसके बाद पीटीसीएल में ट्रांसफ़र हुए, वो ना सिर्फ अपने पेंशनरी फ़वाइद को बरकरार रखते हैं बल्कि उनकी इन पेंशनरी फ़वाइद की हैसियत मुतहर्रिक और हमेशा आगे बढ़ने वाली है। उन्होंने ये कहा कि वो तमाम मुलाजमीन जो टीएनटी से पीटीसी में आए और पीटीसी से पीटीसीएल में आए, उनके जो पेंशनरी बेनिफिट्स के जो फ़वाइद थे, जो बेनिफिट्स थे, वो उन्होंने मेंटेन रखे, वो मौजूद थे, वो रिटेन किए हुए थे और ये जो उनके पेंशनरी बेनिफिट्स थे वो ना सिर्फ मुतहर्रिक थे, डायनामिक थे, स्टैटिक नहीं थे, रुके हुए नहीं थे कि एक जगह पे वो रुक जाएं और उसके बाद वो आगे उनके अंदर जो इंक्रीजेज हैं वो उनको ना मिलें, बल्कि वो डायनामिक भी थे और एवोल्यूशनरी भी थे, इवॉल्विंग भी थे। तो वो तरक्की पजीर भी थे और हमेशा आगे बढ़ने वाले थे। हमेशा आगे बढ़ने की मिसाल इसकी ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट बाद में आने वाले बजट में आने वाले सालों में अपने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा करती थी, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे इन मुलाजमीन के ये बेनिफिट भी, जो रिटायरीज थे, जो पेंशनर्स थे, उनके ये बेनिफिट भी ऑटोमेटिकली मुतहर्रिक हो जाते थे और उनकी पेंशन भी उनके साथ ही वो इवॉल्व होती थी और आगे बढ़ती चली जाती थी। 20%, 25% जितना भी गवर्नमेंट अपने बजट में अनाउंस करती थी वो सारे के सारे उनको मिलते थे, इसलिए उन्होंने ये डायनामिक और इवॉल्विंग का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो मुतहर्रिक नहीं थे, मुतहर्रिक थे और आगे बढ़ रहे थे, ये उन्होंने कहा। जब ये मुलाजमीन जो टीएनटी से पीटीसी में और पीटीसीएल में आए, अपने सिविल सर्वेंट की हैसियत को ख़त्म कर चुके थे, तब भी इनके पेंशनरी फ़वाइद की हैसियत जो थी मुतहर्रिक थी और आगे बढ़ने वाले हकूक़ के तौर पर थी। बिल्कुल वही सेम बात होगी कि जिस वक्त ये टीएनटी से पीटीसी का हिस्सा बने और पीटीसी से पीटीसीएल का हिस्सा बने, तो इनका जो स्टेटस था एज ए सिविल सर्वेंट वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद इनके ये जो पेंशनरी बेनिफिट के जो राइट्स थे वो उसी तरह मौजूद भी थे, मुतहर्रिक भी थे और तरक्की पजीर भी थे, आगे बढ़ने वाले थे कि गवर्नमेंट जितनी भी इंक्रीज देती थी वो इनको भी ऑटोमेटिकली मिलती थी। और इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यही है
कि पीटीसीएल ने जो भी पहले जो ट्रस्ट था पीटीसी का जो पेंशन को डिसाइड करता था वो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को रखकर आगे अपना नोटिफिकेशन करता था। उन्हीं की जो है परफॉर्मेंस में हमेशा नोटिफिकेशन होते रहे और वो वही तनख्वाह जो है वो ग्रांट होती रही, पेंशन होती रही, जो कि गवर्नमेंट अपने सरकारी मुलाजमीन को देती थी। तो उसको इंडोर्स करते रहे और अपना नोटिफिकेशन निकालते रहे, हमेशा से यही रहा। और ये एक अंडरस्टूड था, सेटल्ड प्रिंसिपल था कि वो तमाम इंक्रीजेस के ये हकदार हैं। इसीलिए जो पेंशन ट्रस्ट था, जो पहले पेंशन का अदारा था, उसके बाद जो पीटीटी बना, इन्होंने उन तमाम नोटिफिकेशन की इंडोर्समेंट की और वो तमाम सेम एज इट इज वो अटैच करते थे अपनी नोटिफिकेशन के अंदर। बिल्कुल गवर्नमेंट का वो नोटिफिकेशन अटैच किया जाता था और साथ ही ये बताया जाता था कि 1 जुलाई से ये जो है सारे के सारे बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने अपने पेंशनर्स को दिए हैं वो ऑटोमेटिकली इनको भी उसी तरीके से ग्रांट होंगे। तो बोर्ड की मीटिंग होती थी और उसी को एज इट इज उसमें पेस्ट किया जाता था और उसी को आगे जो है वो बेनिफिट दे दिए जाते थे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जब कानूनी फ्रेमवर्क के तहत, जो कानूनी फ्रेमवर्क क्या था, वो स्टैट्यूटरी लॉज थे जो 91 का एक्ट था और 96 का एक्ट था कि इन मुलाजमीन के पेंशनरी बेनिफिट को जो थे, जो राइट्स थे, उनको बरकरार रखा गया। इस ट्रांसफर के वक्त ये हकूक एक जामिद हकूक के तौर पे बरकरार थे। जामिद हकूक के फ्रोजन राइट्स के मतलब वो ये बात करते हैं, फ्रोजन राइट्स ये था कि जिस वक्त टीएनटी से ये ट्रांसफर होकर पीटीसी का हिस्सा बने तो उनके वो राइट्स जो थे बगैर किसी रद्दो-बदल के, बगैर किसी तब्दीली के एज इट इज जितने भी उस वक्त मौजूद थे एज इट इज वो उनको ट्रांसफर कर दिया गया उन मुलाजमीन के साथ ही पीटीसी को। और साथ ही जो एक्ट था पीटीसी का 91 का, पीटीसी एक्ट 1991 का, उसका जो सेक्शन 9 था उसके अंदर इन राइट्स की प्रोटेक्शन दे दी कि ये जो राइट्स हैं ये एज इट इज जितने भी मौजूद थे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो एज इट इज जो है वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। और ये ना सिर्फ प्रोटेक्ट हुए हैं बल्कि ये डायनामिक भी है और इवॉल्विंग भी है, ये मुतहर्रिक भी हैं और हमेशा तरक्की पजीर भी रहेंगे। ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है डायनामिक का मतलब है कि स्टैटिक नहीं है, कि ये नहीं कि जो बेनिफिट उस वक्त मौजूद थे उन्हीं को वहीं रोक दिया जाए और उसकी ये हैसियत कि वो फ्यूचर में उनके अंदर जो इंक्रीज है वो ना मिले, तो ऐसा नहीं था। तो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि ये जामिद भी थे और तरक्की पजीर भी थे। तो गवर्नमेंट जब जब बजट्स में अपने जो रिटायर्ड मुलाजमीन थी उनको पेंशन का बेनिफिट देती थी, जितने परसेंट भी देती थी, ऑटोमेटिकली ये उसी वक्त मुतहर्रिक हो जाते थे इनके राइट्स और ये उनको वो सारे के सारे बेनिफिट्स इनको मिलते थे और वो इंक्रीजेज के हकदार कहलाते थे। हकूक के तौर पे बरकरार थे बल्कि एक जिंदा हकूक के तौर पे तरक्की पजीर भी थे। जिंदा हकूक के तौर पे कि लिविंग राइट्स थे, जिंदा थे, फौत हुए हुए राइट्स नहीं थे, जिंदा राइट्स के तौर पे ये तरक्की पजीर भी थे। ये डायनेमिक लफ्ज भी कहा उन्होंने और लिविंग राइट्स भी लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये खत्म नहीं हुए हुए थे बल्कि ये लिविंग राइट्स थे और ये एवर इंक्रीजिंग थे। जैसे जैसे गवर्नमेंट बढ़ाती थी ये उस तरह बढ़ते चले जाते थे। अच्छा, और मौजूदा ज़ाब्तों के मुताबिक जो सरकारी मुलाजमीन के लिए लागू थे उनके मुताबिक ये उनको मिलते रहते थे। एक्ट 1991 का सेक्शन 9 और एक्ट 96 का सेक्शन 36 इन हकूक की मुसलसल गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि जो 91 का पीटीसी एक्ट 1991 का उसका सेक्शन 9 और पीटीसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 का सेक्शन 36 इन पेंशनरी राइट्स को, पेंशनरी बेनिफिट्स के हकूक को प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है। एक्ट 96 के मुताबिक जो इंतजामी ढांचा वज़ा किया गया जैसा कि पीटीटी का वजूद में आना इस गारंटी के मकसद को सहूलत देता था। उन्होंने कहा कि 1996 का जो एक्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें एक
अदारा कायम किया गया जो पेंशन को की जिम्मेदारी जिसने संभाली उसको कहते थे पीटीटी। पीटीटी को एस्टेब्लिश करने का, वजूद में लाने का मकसद क्या था कि वो उन प्रोटेक्टेड राइट्स में सहूलत पैदा की जाए, उनको उन तक पहुंचाने में वो सद्देबाब बने, ना कि उनमें रुकावट का या उनमें किसी किस्म की बेचैनी का सबब बने। मकसद सहूलत देना था, ना कि इसमें बेचैनी या बेयकीनी पैदा करना। उन्होंने लिखा फ्रस्ट्रेट, मतलब है कि इसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए यह अदारा नहीं बना था, बल्कि उन प्रोटेक्टेड पेंशनरी राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये अदारा बना था। और इसका काम यह था कि उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करे, जो राइट्स 1991 और 1996 के सेक्शन 9 और 36 के तहत प्रोटेक्टेड थे, उनको फैसिलिटेट करे और उन तक उनके फायदे जो थे पेंशनर्स तक उन तक पहुंचाए, जो कि ये पहुंचाता भी रहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जितने नोटिफिकेशन थे उनकी इंडोर्समेंट करता रहा, वो तमाम के तमाम बेनिफिट उन तक पहुंचते रहे। तो यही इनका काम था, ना कि उनमें कमी लाना या उनको कंफ्यूज करना। ये इस अदारे के वजूद को या इस अदारे को कायम करने का मकसद नहीं था। पीटीसीएल और पीटीटी पर यह लाजमी फर्ज है कि वो इन हकूक की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। फिर या अफरीदी साहब ये कहते हैं कि पीटीसीएल और पीटीटी का ये लाजमी फर्ज है कि वो इन गारंटी शुदा हकूक जो हैं इनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाए। इन सेक्शन 9 और 36 की किसी तरह की ऐसी तशरीह जो इन पेंशनरी फवायद के हकूक में कमी लाए या इनको साकिन करे या इनकी कम अदायगी का बायस बने, इनके कानूनी मैंडेट के खिलाफ है। ये जो अदारे हैं पीटीसीएल या पीटीटी, इनका ये मैंडेट नहीं है, लीगल मैंडेट नहीं है। तो वो इन प्रोटेक्टेड पेंशनरी राइट्स को जो 91 के सेक्शन 9 और 96 के सेक्शन 36 के तहत गारंटी हो चुके हैं, प्रोटेक्ट हो चुके हैं, उनमें किसी किस्म की कमी लाए या उनको किसी जगह पे रोक दे। जैसे कि इन्होंने 2010 में जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, उसकी इंडोर्समेंट नहीं की, और उसके बाद इन्होंने एक नया प्ली लिया, एक नया स्टांस लिया कि क्योंकि ये कंपनी के रिटायरीज हैं, कंपनी के मुलाजमीन हैं, तो कंपनी अपने बोर्ड में इनकी इंक्रीज का फैसला करेगी, इनका गवर्नमेंट की उस इंक्रीज से कोई लेना देना नहीं है। ये वो थी कि उसकी प्रोटेक्टेड राइट्स जो थे हमारे, या उन जिस पे कहना चाहिए 96 के एक्ट के तहत और 91 के एक्ट के तहत जो हमारी गारंटीज थी, उनको कंफ्यूज करने के मुतरादिफ था, और इन्होंने ये कंफ्यूजन फैलाई और उसका ये फायदा 2010 से लेके 2025 तक मुख्तलिफ अदालतों में ये लेते रहे। इससे पहले कि मैं इस फैसले का इख्तिताम करूं, ये वजाहत जरूरी है कि ये नताइज और फैसले इन माली खदशात को सोचे बगैर नहीं किए गए जिनका इजहार पीटीसीएल और पीटीटी ने किया है। कि पीटीटी और पीटीसीएल के वकला ये कहते रहे कि जी ये बेनिफिट्स अगर इनको मिलेंगे तो हमारे लिए माली परेशानी का बायस बनेंगे, बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, हमारे प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन बेनिफिट्स को अदा करने में लग जाएगा, तो महकमे का खसारा हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि आपने जो खदशात, माली खदशात या अदम इस्तेहकाम की बात की है, ये जो फैसला हम कर रहे हैं उनको मद्देनजर रख कर सोचे उनको, मतलब है ऐसा नहीं है कि उनको हमने कंसीडर नहीं किया। ये इल्तिजा के माली बोझ माली अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा, इसको मुकम्मल तौर पर ज़ेर गौर लाया गया है। ताहम माली मुश्किल किसी भी कानूनी अदारे को अपने कानूनी फराइज से बरीज़िम्मा नहीं करती। उन्होंने कहा कि जो आपके लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, आपके कोई माली जो मसाइल हैं, वो उन लीगल ऑब्लिगेशन को से बरीज़िम्मा नहीं कर सकती। अब ये नहीं कह सकते कि हमारी ये जो जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि ये जिम्मेदारी एक स्टैट्यूटरी लॉ के तहत गारंटी लेकर इनको हैंड ओवर की गई थी। इन्हें ये कहा गया था कि इनके वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो उस जमाने में, जब ये टीएनटी के जमाने में, उस जमाने में जिन टर्म्स एंड कंडीशन को एंजॉय करते थे,
वही टर्म्स एंड कंडीशन 1991 के एक्ट में जब पीटीसी का वजूद आया तो उसमें सेक्शन 9 के तहत प्रोटेक्ट किए गए, एज इट इज प्रोटेक्ट किए गए, जिस तरीके थे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एज इट इज, बगैर किसी रद्दो बदल के इनको हैंड ओवर किया गया। इसी तरीके से वही ट्रेवल करते रहे 96 तक। 96 में जब पीटीसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 आया, उस वक्त वही टीएनटी वाले प्रोटेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो थे वो दोबारा एक नए स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन थी उसमें सेक्शन 36 के तहत जो था वो उनको प्रोटेक्ट किया गया और फिर उनसे गारंटी ली गई। इवन के मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बताया था, इवन के जब प्राइवेटाइजेशन इसकी हुई और इतिसलात को हैंड ओवर किया गया तो उस वक्त भी जो इनका सेल परचेज एग्रीमेंट था उसमें भी ये क्लॉजेस रखी गई कि उन मुलाजमीन को जो ट्रांसफर होकर टीएनटी से पीटीसी में और पीटीसी से पीटीसीएल में आए, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को आप गारंटी करेंगे और उनको आप में किसी किस्म की तब्दीली, जो उन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत उनके बेनिफिट हैं, उनके राइट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड है, वो आप अदा करेंगे, उनमें किसी किस्म को एडवर्सली अफेक्ट आप नहीं कर सकते। ये गारंटी हर मौके पे हुकूमत ने ली है और अपने जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट साइन किए हैं उनमें ये गारंटी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि अगर मौजूदा पेंशन का तरीकाकार किसी माली इस्तेहकाम को बरकरार नहीं रख सकता तो इस तरीक़ेकार को दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत है, ना कि मुलाज़मीन के कानूनी हक को कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका ये स्ट्रक्चर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, अगर ये आपको माली इस्तेहकाम नहीं दे सकता तो इस तरीक़ेकार को आप तब्दील कर लें, ना कि मुलाज़मीन के जो कानूनी हकूक़ हैं उनको रोक लें। ये बड़ा लॉजिकल रैशनल अप्रोच के साथ ये फैसला दिया गया है और इसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो टीएनटी के ज़माने में ये मुलाजिमीन जो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिमीन थे, उनको जब इन्होंने गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किया पीटीसी में तो उनको प्रोटेक्शन दी। क्योंकि जब भी कोई अदारा अपनी हैयत को, अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करता है तो उस वक्त सबसे बड़ी बेचैनी जो है वो मुलाजिमीन में आती है कि हमारे स्टेटस में क्या होगा, कहीं हमें निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो वो जो मुलाजिमीन के कंसर्न थे वो उनकी प्रोटेक्शन ना सिर्फ ली बल्कि उनको गारंटी किया हुकूमत ने कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन वही रहेंगे, आप उन्हीं बेनिफिट को एंजॉय करते रहेंगे चाहे जितनी भी तब्दीलियां आ जाएं इस अदारे में। तो टीएनटी पीटीसी में तब्दील हुआ तो सेक्शन 9 को इंट्रोड्यूस करवाया गया और पीटीसी जो था वो जब पीटीसीएल में तब्दील हुआ तो उसमें सेक्शन 36 इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो उसमें जो सेल परचेज एग्रीमेंट थे, जो ट्रस्ट डीड थी, वो सारे के सारे शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो था उसमें भी ये इन्होंने बाकायदा क्लॉजेस जो थी इंट्रोड्यूस करवाई और उनमें ये कहा गया कि ये जो मुलाजमीन है कि टर्म एंड कंडीशन को आप एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ने इनको गारंटी किए हुए हैं। इवन के मैंने जब मसूद अहमद भट्टी की जो जजमेंट थी जो जवाद ख्वाजा साहब ने लिखी थी, उनमें उन्होंने ये कहा था कि इवन के अगर पार्लियामेंट बजाते खुद जिसने 91 का एक्ट बनाया है, 96 का एक्ट बनाया है, अगर पार्लियामेंट बजाते खुद भी ये चाहे कि इनके बेनिफिट को एडवर्सली इफेक्ट करे या इनको रिड्यूस करे तो पार्लियामेंट बजाते खुद भी नहीं कर सकते। क्यों? कि पार्लियामेंट का काम यह है ऐसी कानून साजी करना जिसमें अवाम की बेहतरी हो, वेलफेयर हो, उनके जो माली फवायद हैं उनमें इजाफा हो, ना कि उनमें कमी की जाए। तो ये लफ्ज जो था कि पार्लियामेंट अगर खुद भी चाहे तो वो इन बेनिफिट को कम नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो राइट्स थे ये कानूनी थे, प्रोटेक्टेड थे और इनमें किसी किस्म की ये बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने दिया कि अगर आपका ये स्ट्रक्चर आपको किसी किस्म के माली अदम इस्तेहकाम का शिकार करता है तो अपने इस स्ट्रक्चर की तरतीब को दोबारा बदलें, उसको देखें कि किस तरीके से
आप माली इस्तेहकाम की तरफ जा सकते हैं। ना कि आप ये स्टांस ले लें कि हमें जनाब दुश्वारी पेश आ रही है, तो इस वक्त जो है इस साल हम इनकी इंक्रीज जो है वो 8% कर देंगे, 5% कर देंगे। तो अपनी मर्जी से इंक्रीज इस दफा प्रॉफिट ज्यादा आ गया है, तो हम इस दफा इनको ज्यादा 8% दे देंगे, 12% दे देंगे। तो ये उनका मैंडेट नहीं था, क्योंकि ये राइट्स जो थे, ये जो बेनिफिट्स थे, वो प्रोटेक्टेड थे, गारंटी शुदा थे। तो ये फैसले बहुत सारी अदालतों ने पहले भी दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं हैरान होता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये फैसला दे चुकी है। जस्टिस गुलजार साहब के ज़माने में भी ये फैसला आ चुका है, 15/6/2015 का फैसला जो है। उससे पहले जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का भी फैसला इसी तरह का आ चुका है कि उन TNT के ज़माने के जो मुलाजमीन हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, एडवर्सली अफेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो कंक्लूजन था, ये गारंटी करता है कि वो तमाम प्रोटेक्टेड हैं, उनमें किसी किस्म। अब मैंने पिछले व्लॉग में ये बात की थी कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, जो सेक्शन 9 PTC एक्ट सेक्शन 9 के तहत प्रोटेक्ट हुए, और उसके बाद ये 96 में जो PTC रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 था, उसके सेक्शन 36 के तहत प्रोटेक्ट हुए। ये PTCL सर्विस रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन से पहले तक यही जो गवर्न करते थे, यही इन्फोर्स थे, यही इम्प्लीमेंटेड थे। उस जमाने में जितने भी लोग PTCL की एम्प्लॉयमेंट में आए या PTC की एम्प्लॉयमेंट में आए, उनके टर्म्स एंड कंडीशन वही थे जो सिविल सर्वेंट एक्ट वाले थे। इसलिए उनमें भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। ये जो है वो भी उन्हीं इंक्रीजेस के हकदार हैं जो उस जमाने में भर्ती हुए, जो गवर्नमेंट अपने फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को देती है। हाँ, अगर ये सर्विस रेगुलेशन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होती, विद इमीडिएट इफेक्ट ना होती, तो हो सकता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को इफेक्ट करती, लेकिन जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर था वो ये डिसाइड कर रहा था कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे या किस रूल्स के तहत वो उनकी सर्विस जो है वो गवर्न होती है। और वो वही स्केल थे गवर्नमेंट वाले जिनको वो एंजॉय करते थे, वही इंक्रीजेस थी, एनुअल इंक्रीजेस एंजॉय करते थे, वही रिवीजन ऑफ स्केल थी, वो उनको एंजॉय करते थे। इसलिए जो मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि 27 नवंबर 1991 से लेके 31 दिसंबर 1995 के दरमियान में जितने भी अपॉइंटमेंट हुई हैं, उन तमाम जो एम्प्लॉयज हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन वही हैं जो TNT के ज़माने में फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे या TNT के एम्प्लॉयज के थे, वो भी प्रोटेक्टेड हैं। वो भी उन इस इंक्रीजेस के हकदार हैं और उनको मिलनी चाहिए। ये तो था वो कंक्लूजन जो जस्टिस या अफरीदी साहब ने आखिर में अपने फैसले के लिखा, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा था और मैंने उसकी वजाहत की। दूसरे ये बात के बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनमें ये कंफ्यूजन फैली हुई है कि बहुत सारी जो पटिशंस हैं हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले में रिमांड करती हैं, वापस भेजती हैं हाई कोर्ट्स को कि वो इनमें सुने और इसके बाद ये फैसला करें कि ये जो पटिशनर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं, इनका स्टेटस या इनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो हैं वो प्रोटेक्टेड स्लैब में आते हैं, वही हैं सरकारी महकमे वाले जो मुलाजमीन के थे, या तब्दील है। इनमें मैं कुछ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये वो पटिशनर्स हैं जिनकी पटिशंस हाई कोर्ट में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, क्योंकि मेरे सामने वो पटिशन तो नहीं है, लेकिन इस फैसले को पढ़ के और इन पटिशन की लैंग्वेज को देख के, इन पैरों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम पटिशनर्स की जिनकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट की तरफ भेजी हैं, उनका स्टेटस ये है कि हाई कोर्ट में शायद इनकी पटिशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी थी और ये अपील में लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनके इन अपीलों को अलाउ किया, इन अपीलों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर उनके ये जो केसेस थे, जो पिटिशंस थी, उन्होंने रिमांड कर दी उन अदालतों में, उन हाई कोर्ट्स में जिन्होंने पहले इनके खिलाफ फैसले दिए थे, ताकि वो हाई कोर्ट्स ये डिटरमिन करें कि क्या ये लोग ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस थे, क्या ये प्रोटेक्टेड थे
क्या ये गवर्नमेंट वाले थे? क्या ये उसी स्लैब में आते हैं, या पीटीसीएल के जो वकला हमेशा से अदालतों में ये कहते रहे हैं कि ये जो पीटीसीएल के मुलाजमीन हैं, इनका स्टेटस मास्टर एंड सर्वेंट वाला है, ये कंपनी के मुलाजमीन हैं, इसलिए ये सरकारी महकमे की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एंजॉय नहीं कर सकते, ये पीटीसीएल के मुलाजमीन है, कंपनी के मुलाजमीन है। तो ये बहुत सारी सालों में इस पूरे प्रोसेस में 2010 से लेके 2025 में जितनी दफा भी जहां जहां भी हाई कोर्ट में इन पटिशन्स ने अपीलें अपनी फाइल की, पटिशन्स फाइल की, उनमें पीटीसीएल के जितने भी वकला थे वो यही स्टांस लेते रहे कि ये लोग तो पीटीसीएल के हैं, इनके टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, इनके ऊपर लेबर लॉज जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, ये राइट ही नहीं रखते कि हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकें, इसलिए ये मेंटेनेबल ही नहीं है। तो इस तरह का ये प्ली लेते रहे, लेकिन अदालतें इसके बावजूद जब उन्होंने वो एक्ट पढ़े, गुज़श्ता फैसले सुप्रीम कोर्ट के पढ़े, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि नहीं, वो मुलाजमीन जो टीएनटी के ज़माने में भर्ती हुए या वो मुलाजमीन जो बाद में भी आए, वो लोग वही टर्म्स एंड कंडीशन को एंजॉय करते हैं जो सिविल सर्वेंट वाले करते हैं। गो के उनका सिविल सर्वेंट का स्टेटस जो है उस वक्त जब ये टीएनटी से ट्रांसफर होकर पीटीसी में आए वो उस वक्त खत्म हो चुका था, लेकिन इनके टर्म्स कंडीशन और सर्विस जो थे वो गारंटी हो चुके थे, प्रोटेक्टेड थे, वो खत्म नहीं हुए थे। स्टेटस ये था कि वो सिविल सर्वेंट नहीं थे, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन सिविल सर्वेंट वाले थे, इसलिए जो सिविल सर्वेंट को फाइनेंशियल ट्रीटमेंट मिलती थी वही इनको भी मिलती थी, और ये चलती रही। और ये पीटीटी या उससे पहले जो पेंशन का अदारा था वो इसको इंडोर्स करता रहा, थ्रू नोटिफिकेशन देता रहा, उस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को पेस्ट करके उसको इंडोर्स करता रहा। तो ये प्रैक्टिस रही, ये पहली दफा 2010 से लेके 2025 के दरमियान में एक ह्यूज लिटिगेशन आई जिसके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की, और बहुत सारे रिटायर्ड मुलाजमीन को, हाजिर सफर मुलाजमीन को जिनके टर्म्स एंड कंडीशन प्रोटेक्टेड थे, उनको उनके राइट्स से, जो उनके लीगल राइट्स थे, उनसे महरूम किया गया। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे पिटिशनर साथी जो थे वो इसी लिटिगेशन में और इसी अदालतों से उम्मीद करते हुए इस दुनिया से चले गए और वो ये बेनिफिट हासिल ना कर सके। अब भी ये मेरी अपील होगी इन लोगों से, इन अदारों से, कि खुदा का खौफ खाएं और ये बेनिफिट जो उनके लीगल राइट्स हैं, जो क्लियर हैं, जिनमें किसी किस्म की इम्प्यूरिटी नहीं है, उनको कंफ्यूज ना करें और उनको उनके ये बेनिफिट दे दें। ये वकला जो इसके बावजूद ये जानते हैं कि ये प्रोटेक्टेड और गारंटी शुदा राइट्स हैं, चाहे हाजिर सर्विस लोग हों, चाहे पेंशनर्स हों, इनके गारंटी शुदा राइट्स हैं, इनको फैसिलिटेट करें, बल्कि वो महकमे का टू लेके इनको इनसे महरूम करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और ये जो बूढ़े लोग हैं जो 60 साल क्रॉस कर चुके हैं, ये ज़िंदगी की बहुत थोड़ी बहारें इनकी रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये बेनिफिट अगर उनको उनकी ज़िंदगी में नहीं मिलते तो फिर क्या फ़ायदा। तो अभी भी देखें कि आगे ये पीटीटी या पीटीसीएल किस किस्म का रवैया इस्तेमाल करते हैं। कुछ वकला ने जो है वो मैसेज भेजे हैं कि ये जो अपनी स्टेटस को डिटरमिन करने की जो अपीलें हैं, हम उनके लिए अपनी सर्विस देने को तैयार हैं। तो बड़ी कन्फ्यूजन थी कि जी ये क्या है, किस तरह की ये बात हो रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सीपीएलए वो हैं जिनको अपील में कन्वर्ट किया। सीपीएलए का मतलब होता है सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील। ये वो एप्लीकेशन होती है कि जब एक हाई कोर्ट में एक बंदा अपना केस हार जाता है तो जब अपील करता है तो सीपीएलए फाइल करता है। सीपीएलए फाइल जब होती है जजेस के सामने जाती है तो वो देखते हैं कि क्या ये अपील सुनने के काबिल है या नहीं है। अगर वो सुनने के काबिल हो तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपील में, और अब उसके बाद इसको रेगुलर हेयरिंग में डाल देते हैं और फिर वो इसको सुनते हैं और फैसला करते हैं। तो उन्होंने इन तमाम सीपीएलए जिनका हवाला इस जजमेंट के आखिर में दिया गया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनको हम अपील में कन्वर्ट करते हैं और इन तमाम पिटिशनर्स के इन पिटिशंस को हम रिमांड बैक करते हैं दोबारा हाई कोर्ट की तरफ, कि वो ये डिटरमिन करे
कि क्या ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो सिविल सर्वेंट वाले हैं या नहीं है। अगर वो डिक्लेयर कर देती है कि सिविल सर्वेंट वाले हैं, तो फिर उन्होंने महकमे को भी ये डायरेक्शन दे दिया कि फिर उनको वही ट्रीटमेंट दी जाए जो उन मुलाजमीन को इस फैसले में दी जानी चाहिए कि जिनके टर्म्स एंड कंडीशन सिविल सर्वेंट वाले डिसाइड हो चुकी हैं और उनमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। तो ये मैंने कुछ कन्फ्यूजन थी जो दोस्तों में मौजूद थी, मैं इसको क्लियर करना चाहता था कि वजाहत कर दूं कि इन सीपीएल और पिटीशन को जो रिमांड बैक हुई हैं उनका क्या स्टेटस है और वो किस वजह से हुई हैं, और या अफरीदी साहब जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने जो अपना कंक्लूजन निकाला उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो अभी तक के लिए इतनी ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मैं जो मैंने पहले वादा किया है कि मैं वो बेनिफिट जो तमाम स्केल्स के या पेंशनर्स हैं जिन्होंने वीएसएस लिया है, जिन्होंने लमसम लिया है, या जो हाजिर सर्विस हैं, उनके ऊपर मेरी कैलकुलेशन जारी है और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं उनमें से कुछ पोर्शन जो है वो कवर करूंगा और बताऊंगा कि किसको कितना फ़ायदा इस फैसले की रोशनी में मिलना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।